जय हिंद दोस्तों, मैं सतीश स्वागत करता हूं आपके चैनल एग्जाम प्रैक्टिस विद सतीश में। तो आज का जो टॉपिक है वो एजुकेशन एंड लीडरशिप है और इसके अंतर्गत एक सब टॉपिक है जो डाइवर्स लर्नर्स गाइडेंस एंड काउंसलिंग, ये मैंने सब टॉपिक लिया हुआ है जिसके क्वेश्चंस की आज हम प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है वह ये है कि बाल केंद्रित कक्षा में अधिगम मुख्यतः किस प्रकार का होता है। यदि चाइल्ड सेंटर्ड क्लास है तो उसमें किस तरह जो लर्निंग होगी। तो ऑप्शन है शिक्षकों द्वारा प्रत्यक्ष निर्देश से, पाठ्य पुस्तकों से, अधिगमकर्ताओं के निष्क्रिय सुनने से या विविध स्रोतों का अन्वेषण करके। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर 4 है कि विभिन्न जो स्रोत होंगे उनका अन्वेषण करेंगे, प्रैक्टिकल्स करेंगे, तो तभी वो जो कक्षा बाल केंद्रित कक्षा कहलाएगी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। परामर्श जो है गाइडेंस की क्या विशेषता नहीं है। तो पर्यावरण का निर्माण, मुक्त अभिव्यक्ति का अवसर, काउंसलर की भागीदारी या व्यक्तिगत साक्षात्कार। तो पर्सनल इंटरव्यू जो होता है ये इसकी विशेषता नहीं होती है किसी भी गाइडेंस की। तो इसका उत्तर ये सही हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। कक्षा 4 का एक बच्चा हमेशा चिंता और हताशा से ग्रस्त रहता है। आप इस स्थिति में क्या करेंगे। मैं आपको बता दूं ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में जिसमें एक डिसीजन मेकिंग केस स्टडी टाइप की रहेगी और जिसमें ये कहा जाएगा कि आप इस स्थिति में क्या करेंगे। तो बिल्कुल आपको एज अ टीचर सोचना है जैसा कि आप वहाँ करोगे, तब आपके सारे उत्तर सही हो जाएंगे। तो अब आपको क्या करेंगे, कोई बच्चा चिंता और हताशा से ग्रस्त रहता है तो अभिभावक से शिकायत करेंगे, मनोचिकित्सक के पास ले जाएंगे उसे, परामर्शदाता की भूमिका निभाएंगे या उसके डेस्टिनी पर छोड़ देंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि आप एक गाइडेंस की भूमिका निभाएंगे, आप उसे गाइड करेंगे। तो तो वो बच्चा चिंता और हताशा से मुक्त हो जाएगा। ये कक्षा 4 का एक बच्चा है। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा परामर्श का एक तत्व नहीं है। परामर्श में साक्षात्कार, विश्वास, वृत्तिक वृद्धि, संप्रेषण। तो इसमें से परामर्श का एक तत्व क्या नहीं है। तो परामर्श के तत्व में साक्षात्कार भी आता है, पर्सनल नहीं आता है, विश्वास आता है। ये प्रोफेशनल जो ग्रोथ है ये परामर्श का एक तत्व नहीं है। ठीक है, साक्षात्कार, विश्वास, संप्रेषण ये सारे तत्व हैं। ये वृत्तिक वृद्धि जो है ये परामर्श का एक तत्व नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस प्रकार के परामर्श में वे लोग शामिल होते हैं जो स्कूल छोड़ देते हैं और जिनकी मुश्किलें अधिक गंभीर होती हैं। समुदाय आधारित जो गाइडेंस रहता है, विद्यालय आधारित या दोनों में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो समुदाय आधारित परामर्श रहता है, क्योंकि समुदाय में बच्चे जो छोड़ देते हैं स्कूल वे शामिल रहते हैं इसमें। विद्यालय आधारित परामर्श वो है जो बच्चे नियमित विद्यालय आते हैं और उनको गाइडेंस प्रोवाइड कराया जाता है, करियर काउंसलिंग प्रोवाइड कराई जाती है। तो ये कौन सा है, विद्यालय आधारित परामर्श। यदि मान लीजिए कोई बच्चा एक स्कूल से ड्रॉप आउट हो चुका है, स्कूल नहीं आ रहा है, तो उसको हम विद्यालय आधारित परामर्श के अंतर्गत नहीं रखेंगे, वो किस में आएगा, समुदाय आधारित परामर्श में। आगे देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके कम से कम पाँच पाँच क्वेश्चन तो आने की पूरी पूरी संभावना है डायरेक्ट। तो एनईपी 2020 में निम्नलिखित में से किसकी वकालत की गई है। वैचारिक अवबोध, अधिगम को पर्यावरण से जोड़ना, विविध छात्रों का समावेश। आपको ये तीनों ठीक लग रहे होंगे। पूछा क्या है, किसकी वकालत की गई है, करके सीखने वाली गतिविधियां। इसमें नीचे देखते हैं, अच्छा इसमें और भी ऑप्शन है, तो ये चारों ही ठीक हमें लग रहे हैं, इसलिए कौन सा उत्तर ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा कि इसमें वैचारिक अवबोध भी शामिल है, अधिगम को पर्यावरण से जोड़ना भी है, विविध छात्रों का समावेश जो डाइवर्स चिल्ड्रन हैं उनको हमें इंक्लूजन करना है उनका, और करके लर्निंग बाय डूइंग जो है ये एक्टिविटीज़ भी करानी है। तो एनईपी 2020 में ये करने को कहा गया है। जिस कक्ष में विविध पृष्ठभूमि से विद्यार्थी आते हो वहाँ एक प्रभावी शिक्षक जो है क्या करेगा वो। तो इसमें है कि समूह में व्यक्तिक भिन्नता को बताने के लिए उनकी सांस्कृतिक जानकारी पर ध्यान देगा, क्योंकि हमेशा ही कहा गया है कि किसी क्लास में विविध पृष्ठभूमि से बच्चे आते हैं तो उनको एक मुश्किल की तरह हमें नहीं लेना है, उनको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेना है ना, जिसका हम लाभ उठा सकते हैं। इसमें क्या उत्तर गलत है आप देख लीजिए, क्योंकि हमें गलत उत्तर भी देखना है कि क्यों गलत है। समान आर्थिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों का समूह बनाया जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा।
कि डाइवर्स बच्चे हैं और एक जैसे बच्चों का हम ग्रुप बनाए। वंचित पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को कठिन परिश्रम के लिए कहेगा, ये भी नहीं है। वो ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा कि बच्चे खुद ही करने लगें, उन्हें फोर्स नहीं करेगा वो बच्चों को। सांस्कृतिक जानकारी की अनदेखा करेगा, सर्वमान तरीके से विद्यार्थियों के साथ व्यवहार करेगा, ये भी नहीं है। तो उत्तर कौन सा सही है कि यदि डाइवर्स पृष्ठभूमि के बच्चे हैं तो वो क्या करेगा, सांस्कृतिक जानकारी पर ध्यान देगा उनके बारे में। अगला प्रश्न, कौन सा कार्य विविध अधिगम प्राथमिकताओं वाले छात्रों का समावेशन करने में सहायक होगा? कौन सा कार्य? तो प्रासंगिकता, मूल्य, कार्य की प्रामाणिकता को कम करना, उपकरणों सहायक तकनीकों तक पहुंच कम करना, छात्र की व्यक्तिगत पसंद और स्वायत्ता को प्रतिबंधित करना। तो ये तीनों उत्तर क्या हैं, गलत हो जाते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आसपास के खतरों और विकर्षणों को कम करना। अधिगम प्राथमिकताओं वाले छात्रों का समावेशन करने में क्या होगा, ये चीज सहायक होगी। आगे देखते हैं, भारत में क्या है, बहुत अधिक भाषाई विविधता है। अलग अलग भाषा के बच्चे जो हैं बोलते हैं। कई बार अन्य राज्यों से काम करने आते हैं लोग दूसरे राज्य में, वहाँ अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, तो वो दूसरी भाषा को जान रहे होते हैं। तो प्राथमिक स्तर पर विशेष रूप से कक्षा 1 और 2 में बहुभाषी कक्षाओं के बारे में सबसे उपयुक्त कथन क्या है? तो स्कूल को केवल उन छात्रों को स्वीकार करना चाहिए जिनकी मातृभाषा समान हो, ये नहीं है। कभी भी स्कूल किसी भी छात्र को एडमिशन देने से मना नहीं कर सकता है, सरकारी स्कूल कोई भी। शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और बच्चों को उन सभी में संवाद करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ये उत्तर एकदम सही हो जाता है कि बच्चों को टीचर को भाषा का सम्मान करना चाहिए और प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे बच्चे अलग अलग भाषाओं के जो है वर्ड्स सीख सकते हैं, है ना। ये तो एक अपॉर्चुनिटी हो जाती है बाकी बच्चों के लिए, क्योंकि उनका जो दोस्त है वो एक दूसरी भाषा को जानता है। और ये देखा गया है कि जनरली जो बच्चे एक या दो से अधिक भाषाओं को जानते हैं वो बहुत अधिक प्रवीण हो जाते हैं, उनका जो स्किल है वो बढ़ जाती है बाकी काम करने में। और देख लेते हैं, शिक्षक को बच्चे की उपेक्षा करनी चाहिए, ये गलत है। मातृभाषा स्थानीय भाषा का उपयोग करने के लिए दंडित किया जाना चाहिए, ऐसा कभी नहीं करना है। लाइक किसी भी आप स्कूल में हैं, बच्चा लोकल लैंग्वेज बोल रहा है तो उसे प्रमोट करना चाहिए, उसे दंडित नहीं करेंगे। और साथ ही साथ जो जिस भाषा में हम सिखा रहे हैं उसे भी बोलने को बोलना चाहिए। अब सारी अर्थात विविध शिक्षा प्रणाली किसको संदर्भित करती है? विविध ये एक प्रकार से जो समावेशी शिक्षा है उसी प्रकार का है। नियमित विद्यालय में बिना किसी भेदभाव के सभी बच्चों का स्वागत करना, यही एक विविध शिक्षा प्रणाली कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है एकदम सही हो जाता है। शिक्षा की एक विशेष विधि जो सभी बच्चों को सीखने में मदद करती है, ये नहीं है इसका उत्तर। सख्त प्रवेश प्रक्रिया, ये नहीं है। शिक्षण के लिए विशेष विद्यालयों का उपयोग, ये भी नहीं है। तो विविध शिक्षा प्रणाली का क्या है, जिसमें एक रनिंग कोई स्कूल चल रहा है, बिना भेदभाव के सभी बच्चों का स्वागत करना, सभी बच्चे एडमिशन ले सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा विविध शिक्षार्थियों को सुलभ स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्री प्रदान करने का अर्थ क्या है? विद्यार्थियों को शिक्षण टीचिंग जो लर्निंग सामग्री है प्रदान करने का क्या अर्थ है? तो यहाँ पर अधिगम का सार्वभौमिक प्रारूप, सार्वभौमिक का प्रारूप मतलब हर तरह से उसका जो लर्निंग है वो होनी चाहिए, इसीलिए बच्चों को शिक्षण अधिगम सामग्री प्रदान करनी चाहिए। विविध आवश्यकता वाले शिक्षार्थियों वाली कक्षा में शिक्षक को निम्नलिखित में से निम्नलिखित के लिए विकल्प उपलब्ध नहीं करने चाहिए। तो कौन सा विकल्प जो है उपलब्ध नहीं करने चाहिए? विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण, ये तो करना चाहिए। संचार अभिव्यक्ति करनी चाहिए। सूचना के दृष्टिकोण, शिक्षार्थियों के बारे में रूढ़िबद्धता, ये नहीं रखनी चाहिए। कि एक रहता है ना कि हम पहले से मान लेते हैं कि वो बच्चे इस तरह के हैं, बैकग्राउंड के हैं, तो ये सब नहीं मानने चाहिए। हमारे लिए, टीचर के लिए सब बच्चा जो है एक समान होना चाहिए और उनके विकास के लिए काम करना चाहिए कक्षा में। तो ऑप्शन क्या था कि क्या नहीं करना चाहिए? तो शिक्षार्थियों के बारे में, बच्चों के बारे में रूढ़िबद्धता जो है नहीं रखनी चाहिए। व्यक्तिगत भिन्नता वाले बच्चों को एक विद्यालय में पढ़ाया जाना चाहिए, ये तो आप समावेशी शिक्षा में पढ़ते हैं कि हर एक बच्चे में व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है, जिसमें किस तरह के शिक्षक शामिल हैं, उनकी विविध शिक्षण आवश्यकता करने के लिए विभिन्न शिक्षण पूरा उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित। ये सही है कि टीचर पहले से प्रशिक्षित है
उसे पता है कि अलग अलग बच्चे यदि आते हैं तो उन्हें किस तरह से हमें शिक्षण देना है। यही उत्तर सही हो जाएगा इसका। अंतर वाले बच्चों को पढ़ाने में, ये नहीं होगा। सजातीय सीखने वाले, ये भी नहीं है। और अंतर के आधार पर कक्षाओं के विभिन्न वर्गों में पढ़ाने के लिए, ये नहीं है। मानव विकास और वृद्धि को समझना एक शिक्षक में सक्षम बनाता है। क्या सक्षम बनाता है? जिससे वो मानव वृद्धि और विकास सीख पाता है। उससे क्या होता है? शिक्षण के दौरान शिक्षार्थियों की भावनाओं पर नियंत्रण रखने में वो सक्षम हो जाता है। तो सिर्फ यहाँ पर ये नहीं है। विविध शिक्षार्थियों को पढ़ाने के बारे में स्पष्ट रहना। छात्रों को बताइए कि वे जीवन को कैसे बेहतर बना सकते हैं। निष्पक्ष तरीके से उन्हें शिक्षण का अभ्यास करवाना। तो यदि वो मानव विकास और वृद्धि को समझ लेता है तो वो अपने पढ़ाने के बारे में स्पष्ट रहता है विभिन्न शिक्षार्थियों को, है ना, कि अलग अलग शिक्षार्थी जो है किस तरह से उन्हें पढ़ाना है। इससे वो चीजें स्पष्ट हो जाती हैं शिक्षक के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। किशोरों को एक सुरक्षित और सहायक माहौल पाने का अधिकार है। तो आप इस कथन से आप क्या समझते हैं? किशोरों को वैतनिक अवैतनिक श्रम के माध्यम से परिवारों और समुदायों में महत्वपूर्ण योगदान देना होगा। ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये इससे रिलेटेड नहीं है। कि सुरक्षित और सहायक माहौल पाने का अधिकार है किशोर को, एक बच्चे को। किशोरावस्था को उत्पादक नागरिकों, कल नेताओं में पोषित, प्रशिक्षित, विकसित किया जाना चाहिए। ये भी उतना ठीक नहीं है। किशोरों को सटीक आयु उपयुक्त जानकारी, कौशल निर्माण, सशक्तिकरण, सकारात्मक भूमिका मॉडल, परामर्श के मार्गदर्शन प्रदान करने चाहिए। तो ये एकदम सटीक उत्तर है। एक अच्छा उत्तर देखने की एक और ट्रिक रहती है। जिस भी ऑप्शन में आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वर्ड दिखते हैं और बहुत थोड़ा बड़े बड़े वर्ड जो आजकल जो बहुत ट्रेंडिंग में है, फेमस है, सशक्तिकरण, कौशल निर्माण, है ना, सकारात्मक भूमिका, तो वो उत्तर हम मोस्टली सही रहते हैं वही प्रश्न के। क्योंकि बाकी उत्तर जो है सिंपल साधारण लगते हैं, लेकिन एक ऑप्शन जो होगा वो आपको इतना प्रभावित कर देगा ऐसे ऐसे वर्ड्सों से, इसीलिए वो उत्तर सही हो जाएगा। मोस्टली सिचुएशन में ऐसा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकास व्यापक मार्गदर्शन और परामर्श कार्यक्रम की योजना बनाने, वितरित करने में ध्यान केंद्रित नहीं है? तो कौन सा विकास जो है ध्यान केंद्रित नहीं करता? तो वित्तीय विकास है। तो वित्तीय विकास की यहाँ पर जरूरत नहीं होती है परामर्श कार्यक्रम की योजना बनाने में। ठीक है। आगे, कौन सा छात्र द्वारा परामर्श का मतलब कोई एक काउंसलिंग प्राप्त करने का एक कारण है? आजीविका असमंजस का मतलब होता है कैरियर डिसीजंस जो होता है वो ले नहीं पाता है कैरियर का। गुड मार्क्स होने चाहिए, एकाग्रता, शक्ति, आत्मसम्मान। तो यही उत्तर हो जाता है। आजीविका असमंजस मतलब हो जाता है कैरियर के बारे में। कैरियर काउंसलिंग आपने वर्ड सुना होगा, ये उसी के बारे में है कि जो छात्र जो काउंसलिंग करवाता है वो ज़्यादातर कैरियर के बारे में रहता है। आजीविका असमंजस, है ना। संकलनात्मक परामर्श के जन्मदाता कौन है? तो इसको जो संकलनात्मक वर्ड है इसको एक सामूहिक भी बोलते हैं, सामूहिक वर्ड भी बोलते हैं इसको। और इसको इंग्लिश में कलेक्टिव काउंसलिंग भी बोलते हैं। तो इसके जो जन्मदाता हैं वो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो सही है वो है FC थॉर्न। तो इसका जो थॉर्न है यही है, जो FC थॉर्न है, ये संकलनात्मक परामर्श के जन्मदाता कहे जाते हैं। इसी के बारे में और बता दूं कि और इसमें जो बाकी ऑप्शन है जो विलियमसन है, तो विलियमसन जो है निर्देशन संबंधी परामर्श जो है इसके जन्मदाता रहे हैं। निर्देशन इसमें एक निर्देश दिया जाता है निर्देशदाता के द्वारा, जो कि टीचर्स होते हैं। और एक जो रोजर्स है ये किस पे विश्वास करता है, इसने किसकी जो है खोज करी थी, किसके जन्मदाता हैं? रोजर्स हैं। गैर निर्देशात्मक परामर्श, तो ये गैर निर्देशात्मक परामर्श के क्या है, जन्मदाता हैं रोजर्स। और इनका ये मानना है कि बच्चा क्या होगा, स्वयं के लिए जो है सकारात्मक परिवर्तन बनाने के लिए परामर्शदाताओं को अवसर प्रदान किए जाते हैं। इसका मतलब निर्देशन नहीं दिएंगे, वो स्वयं से ही खुद के लिए अपने रास्ते खोजेगा। तो ये रोजर्स का मानना है। फिर से मैं एक बार दोहरा देता हूँ। संकलनात्मक या सामूहिक जो है थॉर्न है। जो निर्देशन संबंधी परामर्श है उसके जन्मदाता है विलियमसन। और गैर निर्देशात्मक परामर्श है उसके जो जन्मदाता है रोजर्स हैं। आगे देखते हैं। आनुवांशिकता और पर्यावरण के अध्ययन का शैक्षिक निहितार्थ क्या है?
वह परिवेश जहाँ एक व्यक्ति अपने विकास और गतिविधियों के लिए एक उद्दीपक प्राप्त करता है। इसमें वह सब सम्मिलित होता है जो हम अपने आसपास देखते सुनते हैं। यह दोनों व्यक्ति के व्यवहार संबंधी पहलुओं को प्रभावित करता है। आनुवांशिकता और पर्यावरण का अध्ययन शिक्षकों को व्यक्तिगत भिन्नताओं के कारण कारकों को समझने में सक्षम बनाता है। तो ये तरह जो है सही हो जाता है कि टीचर्स को हेल्प मिल जाती है आनुवांशिकता और पर्यावरण के अध्ययन से, व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझने में मदद मिल जाती है टीचर को। मौखिक, आज की वीडियो का जो अगला जो लास्ट प्रश्न है, मौखिक मार्गदर्शन जो है कम प्रभावी है। तो अवधारणा के शिक्षण में, कौशल के शिक्षण में, तथ्यों के शिक्षण में, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है कौशल के शिक्षण में, क्योंकि यदि कोई हम अवधारणा थीम बता रहे हैं उसके लिए हम मौखिक जो है मार्गदर्शन दे सकते हैं, है ना। कोई तथ्य बता रहे हैं, है ना, कि भारत की राजधानी ये है, किसके जन्मदाता ये हैं, है ना, NEP 2020 कब लाई गई, तो ये क्या है, तथ्य हैं, ये तो समझ में आ जाते हैं। लेकिन जब कौशल के शिक्षण में कोई हम प्रैक्टिकल चीज़ को हम सिर्फ मौखिक बता रहे हैं, है ना, हम कोई इलेक्ट्रॉनिक्स वाली चीज़ बता रहे हैं, विद्युत धारा का प्रवाह बता रहे हैं, और हम उन्हें बिना प्रैक्टिकल के नहीं समझा रहे हैं बच्चों को, तो वो बहुत कम प्रभावी होगा। इसलिए मौखिक मार्गदर्शन है कौशल के शिक्षण में बहुत कम प्रभावी होगा। जो गाइडेंस भी, मौखिक गाइडेंस जो रहेगा वो भी कौशल के शिक्षण में कम प्रभावी रहेगा। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो? उम्मीद है आपको बहुत सारे नए प्रश्न मिले होंगे, और मैं इसकी हर एक जो हमारा प्रैक्टिस सेशन रहता है इसकी PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी अपलोड कर देता हूँ, जिससे धीरे धीरे आपका एक बड़ा बंच तैयार हो जाएगा प्रश्नों का। और जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे प्रश्नों की, उतने ज़्यादा ही आप मार्क्स जो है अच्छी मेरिट जो आप ला पाएंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। यदि आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो जरूर जरूर हमारी वीडियोस को लाइक करिए, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को शेयर करिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।